क्या करती हो? कहा अपनी खेती नहीं है। ये तो फिर भी अलवर में आप ताकतवर हैं, तन से भी, मन से भी, धन से भी। यहाँ तो आप ताकतवर हैं। ये गर्व की बात है हमारे लिए कि यहाँ आपने अपनी वजूद को, अपनी जमीन को मजबूत कर रखा है। लेकिन जब मैं उनसे मिला, तो मैंने पूछा क्या करती हो? कहा कि दूसरों खेतों में काम करते हैं। हमने कहा क्या मिलता है? कि 150-200 रुपए। हमने पूछा घर चल जाता है क्या? तो कहा चलाना पड़ता है। और जब ये बात वो कह रही थी, उनके आंसू टपक रहे थे। मैं नौजवानों से मिला, क्या करते हो? कि भैया गुजरात में काम करते हैं। तो मैंने कहा तुम यहाँ के रहने वाले गुजरात क्यों जाते हो? कोई रोजगार नहीं। महाराष्ट्र जाते हैं मुंबई काम करने के लिए। क्या काम करते? लेबर का। और मैंने कहा यहाँ क्यों? क्या पता लगा आप आ रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको देखने के लिए टीवी पे देखा, आपको देखने के लिए चले आए काम छोड़ के। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझसे क्या उम्मीद करते हो? तो उन्होंने जो मुझसे कहा वो बहुत मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। कि हमें ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की 21वीं सदी में हमारी तरक्की का जो सपना बाबा साहब ने देखा था वो आपके आंदोलन से पूरा होगा, हमें ये लगता है। इसलिए हम लोग गुजरात से, महाराष्ट्र से राजस्थान चले आए। और ये सच भी है। पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार कहती है हम पे ठेका नहीं है। और ये मैं राजस्थान सरकार के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं तो देश में घूमता हूं। मैं अगर आपसे दर्द बताऊंगा तो आप सुन नहीं पाओगे। मैं सिद्धार्थनगर हम गए, भगवान बुद्ध की धरती, कपिल वस्तु। जब मैं रात को 9 बजे सभा करके निकला, और मेरे नौजवानों सुनो और अमल करो और देखो क्या हालात है तुम्हारे। कि जिस गांव के बाहर से निकलता वहीं बहनें माएं लोटा लेके खड़ी हुई। जिस समाज की बच्चियां, महिलाएं, बहनें, जिनको सड़क पे इस तरह से खड़े होकर अपमानित होना पड़े, वो समाज के नेता कैसे सो जाएं घर में पड़ के? उस समाज की आने वाली पीढ़ियां कैसे चैन की नींद सो जाए? इसलिए घूमता रहता हूं, इस जिम्मेदारी को समझते हुए कि जेल से भी लड़ लूंगा, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से भी लड़ लूंगा, एनआईए से भी लड़ लूंगा, झूठे मुकदमों से भी लड़ लूंगा, जेल भी चला जाऊंगा और गोली भी खा लूंगा। लेकिन जब तक आपको जगा ना दूं, जब तक आपका मनोबल बढ़ा के आपको तरक्की के लिए खड़ा ना कर दूं, तब तक रुकने का नहीं। आप नहीं समझते। मुझे नहीं बनना राजस्थान में एमपी एमएलए, आप जानते हैं इस बात को। मैंने जहां जन्म लिया, मैं खून आपका हूं, लेकिन वहां 403 सीटें हैं विधानसभा की, और लोकसभा की 80 सीटें हैं। आपके यहां 10 सीटें, आपके यहां विधानसभा की 200 सीटें, मेरे यहां आपसे दुगनी सीटें। आपके यहां लोकसभा की 10 सीटें, मेरे यहां आपसे 8 गुना ज्यादा, 25 है आपसे 3 गुना के लगभग ज्यादा। मगर मैं यहां इसलिए, क्योंकि जहां अगर यहां भी आपको दर्द हो रहा है तो उस दर्द की तकलीफ मुझे भी। और अगर मैं समाज को परिवार मानता हूं तो ये तकलीफ होनी चाहिए, मुझे भी होनी चाहिए और आपको भी होनी चाहिए। अगर हाथरस में अन्याय हो तो अलवर को तकलीफ होनी चाहिए, अगर उन्नाव में अन्याय हो तो अलवर को तकलीफ होनी चाहिए, और अगर किशनगढ़ में अन्याय हो, अगर पाली में अन्याय हो, अगर उदयपुर में अन्याय हो, तो आपको भी तकलीफ होनी चाहिए कि आपकी कौम के साथ अन्याय हो रहा है। पूरा दिन हो गया हमें निकले हुए, और जब मैं आपसे अलग हटके माओ बहनों से मिलता हूं, उनकी बातें बता देती हैं कि वो कितनी तकलीफ में। आप बताओ, अलवर को तो मैं जानता हूं, जो हमारी राजधानी है, ये हमारी मजबूत राजधानी है, मगर आप बताओ क्या पूरे देश में या पूरे मध्य राजस्थान में हमारी स्थिति ऐसी है? आप बताओ।
अगर स्थिति ऐसी नहीं है तो ऐसी स्थिति अच्छी कैसे होगी आप बताओ। आज सब लोग कह रहे हैं संविधान को खतरा, आप मानते हैं संविधान को खतरा है? हाथ उठा के बताओ जो लोग मानते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, तमाम राजनीतिक दल यहां है, तमाम नेता यहां है, फिर उन सबके रहते खतरा कैसे हो गया आप बताओ। इसका मतलब वो अपना काम ईमानदारी से, क्योंकि अगर वो अपना काम ईमानदारी से करें तो फिर संविधान पे खतरा कैसे हो गया आप बताओ। और आप ये बताओ, चुनाव के बाद कोई आपके दर्द तकलीफ में शामिल होने आया? किसी ने पूछा कि आपका पेट भूखा है या भरा हुआ? आपके घरों में आटा है या नहीं है, किसने पूछा? अभी एक पत्रकार ने मुझसे सवाल किया, मुख्यमंत्री जी बहुत योजनाएं चला रहे हैं। मैंने कहा कौन कौन सी? कहा वो सिलेंडर सस्ता कर दिया है और एक दो योजनाएं और बताई। मैंने पूछा भाई कब चलाई? कहा अभी अभी। मैंने कहा क्यों? 4.5 साल में कोई और मुख्यमंत्री था गया? 4.5 साल यहाँ जनता नहीं रह रही थी, पलायन करके देखे लोग यहाँ से, जो 4.5 साल बाद चुनाव आने पर मुख्यमंत्री को याद आया कि इनके हितों के लिए कुछ करना। फिर मैंने उनको बताया कि इसका सच क्या है, तुम भी सुन लो। पहले चुनाव से 1-2 दिन पहले रात के अंधेरे में वोट के खरीदार आते थे थैले में पैसे लेके, और गरीबों को ये कहते थे वोट तो आपको देनी ही है, उनको देने की बजाय हमें दे देना, कुछ पैसे ले लो आपके घर चल जाएंगे। और हमारे लोग अपने बच्चों के रोटी के लिए कुछ पैसा मिल जाए इस वजह से उनको वोट देते थे। इसको वोट की खरीदारी कहते हैं। पहले वो खरीदारी रात के अंधेरे में होती थी, क्योंकि उस समय हमारे नेता आंख से आंख मिला के इनसे लड़ रहे थे। अब हमारे नेता थोड़े से चुप हो गए हैं, अब दिन के उजाले में खरीदारी हो रही है। आप ये बताओ, ये खरीदारी नहीं है तो और क्या है कि कुछ पैसे ले लो और वोट हमारी पार्टी को दे दो? क्या ये आपके वोट की खरीदारी नहीं है? क्या है या नहीं ये बताओ? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों कुर्बान करके वोट का अधिकार हमें बिकने के लिए दिया है कि? इस वोट से हम देश की गद्दी में बैठे नरेंद्र मोदी को रोड मिनिस्टर बना सकते हैं अगर हम चाहें। इस वोट की शक्ति से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हम लोग रोड मास्टर बना सकते हैं अगर हम लोग तय कर लें। ये तो बात हुई रोड मास्टर बनाने की, लेकिन इस वोट की शक्ति से हम अपने बीच के व्यक्ति को इतना ताकतवर भी बना सकते हैं कि वो आपकी सारी पीड़ाएं हर ले, आपकी एक एक परेशानियों को खत्म कर दे। क्योंकि संख्या तो हमारे इस देश में बहुत है बहुजन समाज के लोगों की, लेकिन समस्या भी हमारी इतनी है और संख्या से हल नहीं होगा। हल होगा जब वोट की शक्ति बना के आप अपना राज स्थापित करोगे। मैं जब सतगुरु रविदास जी महाराज को पढ़ता हूं, वो एक बात कहते हैं, मैंने पहले भी ये बात कही, आपसे जरूर कहनी है क्योंकि आपको नहीं कहूंगा तो मेरा दर्द कम नहीं होगा। सतगुरु जी ने कहा है कि रविदास मनुष्य कारी बसन्नु, रविदास मनुष्य कारी बसन्नु, सूकर है कोई ठाव, एक सू स्वराज माही, दूसर मरगट खाओ। मैं इसका हिंदी अर्थ बताता हूं। कारी बसन का मतलब है सुख सुविधाएं सम्मान का जीवन। सतगुरु जी ये कह रहे हैं कि सुख सुविधा और सम्मान का जीवन अगर चाहिए उसके 2 रास्ते हैं सुख शांति से जीने के। पहला, स्वराज कि अपना राज हो तो सुख शांति से जी सकते हैं, वरना मरघट गांव, जब हम शमशान चले जाएंगे तो सुख शांति आएगी, क्योंकि फिर नहीं पता क्या होगा। तो अब आप ये तय करो। हमारे लोगों को मैं कहना चाहता हूं जो समझते हैं समस्याओं को, कि शमशान में जाकर समस्या खत्म करनी है या अपना राज लाकर समस्या खत्म करनी है। अब आप ये तय करो अपने मन से। वोट हमारा
राज किसका होना चाहिए आप बताओ। इतनी कम आवाज में तो बकरियों को नहीं पता रहेगा यहां की। वोट हमारा, राज हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 18 साल का जो बालिग हो गया है उसकी वोट की ताकत और देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री राजस्थान के वोट की ताकत एक है। आप अगर अपनी वोट को संगठित करके लक्ष्य बना के अपने बीच के लोगों को दोगे तो वोट भी आपका होगा, राज भी आपका होगा। बस मुझे ये बता दो, जब राज आपका होगा तो कोई आप पर अन्याय अत्याचार कर देगा? कोई बहन बेटियों का अपमान कर देगा? जिनका राज होता है उनको उनका हाथ फैला हुआ होता है, उनका हाथ देने को होता है, बताओ। तो भाई अब आप ये तय कर लो, आप 11 बजे यहां हो, कब तक पीछे खड़े रहोगे? कब तक अपने आप का मनोबल गिरा के? क्योंकि काशीराम साहब कैडर में हमें समझाते थे जगदीश कि हर समाज पे 5 तरह के बल होते हैं। कितने तरह के? नौजवान गौर से सुनना, पूछा करूंगा तुमसे बाद में। कितने तरह के बल होते हैं? 5 तरह के। पहला बल बुद्धि बल, दूसरा बल बाहुबल, तीसरा बल जनबल, चौथा बल धन बल और 5वां बल मनोबल। जिस समाज का मनोबल गिर जाए उसके लिए चारों बल बेकार है, और जिस समाज का मनोबल ऊंचा हो वो अपने बल की ताकत से दुनिया के सारे नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकता है। आज भारत चांद पे नहीं गया क्या? गया नहीं गया? बताओ। जब भारत चांद पे जा सकता है तो भाई आपके दिन क्यों नहीं बदल सकते हैं? बताओ। आप उम्मीद करते हो कि कांग्रेस के लोग आपके दिन बदलेंगे? आप उम्मीद करते हो कि भाजपा के लोग आपके दिन बदलेंगे? वो देखो, वोट 2 धारी तलवार है। अगर दिया अपने विचारधारा के अपने अपने व्यक्ति को तो आपके दिन बदलेंगे, आपकी समस्याओं का हल होगा। अगर वोट दे दिया गलती से दुश्मन को तो आपका इलाज होगा। समझ रहे हो? क्या समझ आया? 2 धारी तलवार। अगर खुद अपनों को दिया, तय करके दिया